नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है स्टडी विद राघव पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के एक मेन पार्ट संविधान सभा के बारे में जानेंगे। इसके द्वारा हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमारे संविधान का गठन किन किन परिस्थितियों से होकर के हुआ है, इसमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ये हम लोग इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 को किया जाता है। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया जाता है, तो वो हमारी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया जाता है। और हमें अब ये जानना है कि कैबिनेट मिशन योजना क्या है। कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 में। इसमें ब्रिटिश से 3 सदस्यों का एक दल आता है और वो 3 सदस्य कुछ इस प्रकार थे। क्रिप्स, नाम याद रखिएगा, पहला सदस्य क्रिप्स। क्रिप्स के बाद में लॉरेंस के बाद अलेक्जेंडर। ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश से कौन कौन लोग भारत आए, तो हमें याद रखना है क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। अगर इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। वो ट्रिक आपको मैं बता दूं, कल, KAL, कल आपको याद रखना है। कल से हो जाएगा क्रिप्स, A से अलेक्जेंडर, L से लॉरेंस। आशा करता हूं कि याद हो गया होगा। इसके द्वारा हमारी संविधान सभा का गठन होता है। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कब होता है? तो जुलाई 1946 को होता है। इसमें कुल प्रतिनिधि, किसमें? संविधान सभा में कुल 389 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और वो 389 प्रतिनिधि कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से होते हैं? तो देखिएगा, वो 389 जो प्रतिनिधि हमारे हैं, 293 ब्रिटिश प्रांत, 293 आंकड़ा याद रखिएगा, पूछा जाता है। 293 ब्रिटिश प्रांत से, 92 जो थे वो देसी रियासतों से थे, और बचे हुए 4 चीफ कमिश्नरी से थे। तो कितने सदस्य थे? 389 सदस्य भाग लेते हैं। इनमें से 389 सदस्यों में से 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होते, 92 सदस्य देसी रियासतों से, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से होते हैं। यहां पर क्या होता है कि जो ये कैबिनेट मिशन योजना आती है, इन्होंने कहा कि 10 लाख प्रति लोगों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। मतलब ये कि 10 लाख लोग बराबर एक सदस्य, एक प्रतिनिधि। काहे का? संविधान सभा का एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों से चुन करके आता था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि ये जो प्रतिनिधि थे, कौन से? संविधान सभा के प्रतिनिधि। ये मुख्यतः मुस्लिम, सिख और सामान्य क्षेत्रों से शामिल किए गए थे। ऐसा नहीं है किसी एक समुदाय से कोई एक प्रतिनिधि हो। प्रत्येक समुदाय को ध्यान में रख करके मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और सामान्य, ये तीनों को मिला करके संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चयन किया गया था। उस समय मुख्यतः 2 दल थे, और वो दोनों दल कौन कौन से? पहले तो एक ही दल हुआ करता था, लेकिन 1906 ईस्वी में जिन्ना ने एक नया दल बनाया। किसने? जिन्ना ने। और उसका क्या नाम रखा? इंडियन मुस्लिम लीग। इंडियन मुस्लिम लीग ये जिन्ना ने स्थापित किया था, इसको याद रखिएगा। और जो कांग्रेस थी वो 1885 में इसका गठन किया गया था। किसका? कांग्रेस का। कब? 1885। इसके
बाद हम लोग ये देखेंगे कि सर्वाधिक सदस्य किसके होते हैं। जब दो दल थे तो उन दोनों दलों में ऐसा तो है नहीं कि बराबर बराबर सदस्य रखे गए होंगे, तो नहीं, सर्वाधिक सदस्य जो थे वो कांग्रेस के थे और इंडियन मुस्लिम लीग के कम सदस्य थे। क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ूं। लिख लो, अगर ना लिखा हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से हमें क्या मिलेगा तो वो आगे देखिएगा। 9 दिसंबर 1946, तारीख याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में होती है। कहाँ होती है लिख लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। इस सभा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। प्रथम बैठक जब हमारे संविधान सभा की हुई तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। वो महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। कब? 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वो अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया, उसमें भी एक लॉजिक है कि इंडियन मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे जिनको संविधान सभा में चुना गया था, उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो हमको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को देखना है। विकल्प में अगर हैं होंगे तो वही हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुरंत 2 दिन बाद क्या होता है, एक परिवर्तन। 11 दिसंबर 1946, तारीख याद रखिएगा, ये सन पूछे जाते हैं। 11 दिसंबर 1946, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अब पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब अध्यक्ष बन जाते हैं संविधान सभा के, तो फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख एक उद्देशिका पेश की। और वो उद्देशिका क्या थी, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है और आप लोग देख लीजिएगा। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना अगर आपको देखना है तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। उन्होंने एक उद्देशिका पेश की जिसमें उन्होंने संविधान को कौन सा रूप दिया जाए उसके लिए एक मूल सिद्धांत पेश किए और जिसे संविधान के पहले अध्याय में प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया और यह संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब पेश किया गया यह भी याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख एक उद्देशिका पेश की और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया। स्वीकृत किया का मतलब उन्होंने इसको माना कि हाँ चलो ये ठीक है, और जब मान लिया तब उसको संविधान जो हमारा बनकर के तैयार होता है उसके पहले अध्याय में उसको जगह दी गई और वो आगे चल करके भारत के संविधान का प्रस्तावना बनता है। यहां तक आप अगर समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि हमारे संविधान में समितियों का उल्लेख मिलता है। इसमें कुल 13 समितियों का गठन किया गया। 13 समितियों का गठन संविधान सभा में किया गया, जिनमें कुछ मुख्य हैं। मुख्य आपको मैं बता दूं
सबसे पहली समिति सलाहकारी समिति बनाई गई, सलाहकारी समिति। इसकी अध्यक्षता वीएन राव साहब करते हैं। आप याद रखिएगा, समितियों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन समितियों से आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा कि किस समिति के अध्यक्ष कौन हैं। तो हमें ये क्लियर रखना है, सलाहकारी समिति वीएन राव साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर उसके बाद में संचालन के लिए सब, देखो कोई भी सभा हो, कोई भी संस्था हो, अगर हम कहीं पर भी हो तो सबसे मेन भूमिका आती है एक संचालन कि संचालन कौन करेगा। भाई संचालक का मतलब ये होता है कि दिशा निर्देश करना, हमें क्या करना है वो ये बताए। तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। और संघ शक्ति समिति, ये इंपॉर्टेंट है, इसके भी अध्यक्ष पूछे जाते हैं। मुख्य मैंने आपको बताया है, वैसे तो 13 होती हैं, लेकिन मुख्य जो वास्तव में एग्जाम में पूछी जाती हैं वो देखिएगा। संघ शक्ति समिति, तीसरा है संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, इनको नियुक्त किया गया। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नियुक्त किया गया। वो इसलिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वही संघ का कर्ता धर्ता होता है। प्रधानमंत्री भारत में राष्ट्रपति एक नाम मात्र का शासक है, वास्तव में जो शासक होता है या शासन की शक्तियां जिसमें हैं वो प्रधानमंत्री होता है। तो हम तीसरी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। और प्रांतीय संविधान समिति, दोस्तों अगर संविधान में प्रांत नाम की अगर कोई चीज आती है, रियासत नाम की अगर कोई चीज आती है, तो हमें एक नाम याद रखना है, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी को बनाया जाता है। इनसे कहा जाता है कि भाई आप प्रांतों के बारे में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो है, जिसमें 7 सदस्यों की एक टीम बनती है, वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया जाता है। इन्हें यह जिम्मा दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर जी को एक जिम्मा दिया गया, जिम्मेवारी दी गई कि आप संविधान को अंतिम दिशा में ले जाएंगे, संविधान में क्या रखना है, क्या करना है, ये आप देखेंगे। और उन्होंने बखूबी अपना काम संभाला, अपनी जिम्मेदारी समझी और भारत के संविधान को एक सुदृढ़ संरचना प्रदान करने में अपना योगदान दिया, जो आज तक भी प्रभावी रूप से चलता है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसमें मुख्य सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब होते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर एन गोपाल स्वामी प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य। प्रारूप समिति के अगले सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी, फिर उनके बाद कन्हैयालाल मलिक लाल मुखी, और फिर सैयद मोहम्मद सदुल्ला और एन माधव राव सहित पीवी खेतान साहब इसमें सदस्य होते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता अंबेडकर साहब ने की। और फिर अगर हम पीछे आए और पीछे देखें तो आपको क्लियर होना चाहिए, सलाहकारी समिति की अध्यक्षता वीएन राव साहब ने की, संचालन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की, संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार पटेल साहब ने की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे संविधान को, हमारा संविधान जब बनता है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया लंबे समय तक चली। और वो लंबे समय तक क्यों चली? क्योंकि संविधान कहीं पर भी कमजोर ना रहे,
क्योंकि इसको दीर्घ काल तक चलना है। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब ये कि लागू नहीं किया गया, अंगीकृत स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ये सही है। अंतिम निर्णय जो है वो भी बाकी था, लेकिन ये स्वीकार कर लिया गया कि हाँ ये संविधान सही है। आपको मैं एक बात बता दूं और इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, बोल रहा हूं। 3 जून 1947 ईस्वी में लॉर्ड बेटन जो योजना थी उसके अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। 235 प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी रियासतों के लिए थे। और देश जब हमारा विभाजित हो गया, देश विभाजन के पश्चात क्या होता है, देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर, तारीख याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1947 को दोबारा पुनर्गठित संविधान सभा जो है हमारी दोबारा पुनर्गठित की गई। फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ज़्यादातर परीक्षाओं में कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। तो हमें याद रखना है, कभी नहीं भूलना है, क्योंकि संविधान की बात है, संविधान की बात कभी नहीं भूलना है। तो इसमें कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। फिर एक तारीख आती है 24 जनवरी 1950। ये अपने आप में संविधान सभा की एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक तारीख बहुत मायने रखती है और वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का 12वां अधिवेशन हुआ, या कह लीजिएगा 12वीं बैठक हुई। इसमें ऐसा नहीं है कि ये इतने ही दिनों में इतना हुआ, इसके बीच में चर्चाएं होती थीं, वाद विवाद होते थे कि कहाँ किसका गलत है, आप किस मायने में सही जा रहे हैं, कितना सही जा रहे हैं। उसके बाद में अंतिम निर्णय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का 12वां अधिवेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम रूप से संविधान को स्वीकार किया गया। और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान पूरे देश में लागू किया, जो अभी तक प्रभावी है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसके लागू होने में भी एक लॉजिक है कि 26 जनवरी को ही क्यों, इसके पहले क्यों नहीं। तो अब हमें इतिहास की ओर जाना होगा। 26 जनवरी 1930, डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को एक अधिवेशन हुआ था और वो अधिवेशन आपको कमेंट सेशन में बताना है कि कौन सा अधिवेशन था और किसमें भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। कांग्रेस का एक अधिवेशन था, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए कि ये तारीख हमें हमारे अंतिम समय तक याद रहे, उसके लिए जो हमारे राजनैतिकविद थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि 26 जनवरी को ही हम अपना संविधान लागू करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान पूरे देश में लागू कर दिया और 26 जनवरी को ही हम अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं और इसी के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर के सामने आया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते यहां तक कंप्लीट हो गया हो तो आपसे निवेदन है कि आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
संविधान सभा के सदस्यों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने बोला कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चयन किया गया या मतलब निर्वाचन हुआ, तो कैसे हुआ? वो एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ऐसा ही कैबिनेट मिशन योजना में भी कहा गया कि अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन हो। तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया, तो वो मनोनयन किया गया, उसमें सदस्य जो थे उनका मनोनयन किया गया। मनोनयन का मतलब, मनोनयन इसका मतलब होता है मनोनीत। मनोनीत स्वयं चुन लो, मनोनीत करना। लेकिन स्वयं चुनने का तात्पर्य यह नहीं कि आप किसी को भी चुन सकते हो। उसमें फैक्ट यह था कि अलग अलग मतलब प्रत्येक संप्रदाय से एक व्यक्ति हो, महिला पुरुष, मतलब सभी को जगह दी गई, सभी को आमंत्रित किया गया। उसके बाद में अंतिम निर्णय संविधान सभा के द्वारा लिया गया कि कौन कौन होगा इसमें। ये फिर एक चीज और आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बंगाल का प्रतिनिधित्व किया था। इससे यह तात्पर्य होता है कि किसी एक प्रांत से कोई एक सदस्य नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली से ही सबको उठा करके संविधान सभा का सदस्य बना दिया जाए। दिल्ली से सबको नहीं उठाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे, तो इनको बंगाल से लाया गया, किसी को पंजाब से लाया गया। भाई अगर सिख हैं तो सिख तत्काल प्रभाव से पंजाब में पाए जाते थे, है? और पूर्वी उत्तर पूर्व भारत से भी सदस्य लाए गए। बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने प्रतिनिधित्व किया। तो हमें यह याद रखना है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस राज्य का प्रतिनिधित्व किया, वो कहां से मनोनीत किए गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बंगाल का प्रतिनिधित्व करते थे। इसका मतलब ये कि वो बंगाल से ही उनका चयन हुआ, बंगाल से मनोनीत किए गए। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान संबंधित ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टडी विद राघव आपका अपना चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, आप उसे आगे बढ़ाइए, मुझे मोटिवेट कीजिए। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।